Hello everyone, welcome to Dr. Nate's Eduwords. Today we begin our literary theory masterclass with one of the most influential thinkers in the history of Western philosophy and literary criticism, that is Plato. Every major discussion in literary theory, whether about art, literature, truth, morality, or aesthetics, can ultimately be traced back to Plato. His ideas not only shaped ancient philosophy, but also laid the foundation for centuries of criticism. So, friends, in this lecture, we are going to discuss Plato and his contribution to literary criticism, uh, theory of forms of ideas, his theory of mimesis, that is the theory of imitation, three levels of reality, एपिस्टेमी एंड डॉक्सा, हम उसका डिफरेंस जो है वो समझे। प्लेटो का जो क्रिटिसिज्म था पोएट्री का, उसकी भी बात करेगी। और उसने जो आइडियल स्टेट था उसमें से पोएट्स जो है उसको निकालने की बात की थी, तो वो बात क्या थी, वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड हिज इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्लेटो में से क्या सीखना है, उसके भी डिस्कशन हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं क्लासिक कोटेशंस से। प्लेटो एक्सप्रेसेस हिज क्रिटिसिज्म of poetry most clearly in the Republic, book number 10, very important book. रिपब्लिक की जो 10वीं बुक है उसमें प्लेटो कहता है, all poetic imitators produce appearances not realities, यानी कि कोई भी जो पोएटिक इमिटेटर्स होता है वो कभी भी रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस क्रिएट करता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। और उसी में ही वो आगे कहता है कि द इमिटेटर्स नोज नथिंग वर्थ मेंशनिंग ऑफ व्हाट ही इमिटेट्स, यानी कि जो इमिटेट करता है उसको दूसरी कोई चीज का ख्याल नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन आता है। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो हमने देखे फ्रेंड्स, उसमें हमें प्लेटो की जो फंडामेंटल बिलीफ थी, जो थी दैट पोएट्री डील्स विथ अपीयरेंसेस रादर देन ट्रूथ, वो देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो प्लेटो, उसका जो टाइमिंग था वो 427 BC टू 347 BC था, was one of the greatest philosophers of ancient Greece. वो ग्रीस से बिलोंग करता था और बहुत सारे ग्रीस के जो फिलोसोफर्स थे उसमें प्लेटो का नाम भी लिया जाता है। He was the devoted disciple of Socrates. वो जो है वो सोक्रेटिस का डिसाइपल था, and later founded the famous academy at Athens. और उसने एथेंस में एकेडमी नाम से ही एक संस्था की स्थापना की थी, which was one of the earliest institutions of higher learning in the Western world. Unlike modern literary critics, Plato never wrote a separate book exclusively on literature. अभी जो हम थियोरीज वगैरह देखते तो वो कोई लिटरेचर के ऊपर कोई स्पेशल बुक हमें देखने को मिलती हो, या वो थियोरी के ऊपर स्पेशल बुक देखने को मिलती हो, लेकिन प्लेटो ने कभी ऐसी सेपरेट बुक ऐसा कुछ लिखा नहीं था। उसके जो लिटरेरी आइडियाज थे वो स्कैटर्ड थे, उसने कई सारे डायलॉग्स लिखे थे, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स। स्पेशली उसमें जो बहुत जाने माने डायलॉग्स है वो है आयोन, written roughly in 390 BC. Then comes Republic, book number 2, book number 3 and book number 10 are very important. And उसके बाद है Phaedrus, written roughly in
370 BC। तो ये डायलॉग के फॉर्म में उसने स्कैटर्ड आइडियाज अपने लिखे थे, वहां से हमें वो लिटरेचर के बारे में क्या सोचता था वो जानने को मिलता है। दिस वर्क्स बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक्चुअली हुआ क्या, प्लेटो ने ये जो बातें रखी वहां से ही ये क्रिटिसिज्म की जो है वो शुरुआत हुई है। एंड उसके विचार जो थे वो डीपली इन्फ्लुएंस द लेटर थिंकर्स, स्पेशली एरिस्टोटल। उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें एरिस्टोटल में देखने को मिलता है। और एरिस्टोटल के बाद कई सारे ऐसे क्रिटिक्स थे जिसके ऊपर प्लेटो के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम प्लेटो के बारे में जाने फ्रेंड्स, तो उसका पीरियड जो था वो 427 टू 347 BC था। उसके टीचर जो थे वो सोक्रेटिस थे। वो हम क्लासिकल ग्रीक फिलोसॉफी है उसमें हम प्लेटो को रख सकते हैं। उसने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की थी, एकेडमी नाम से ही। और उसने एरिस्टोटल, नियो प्लेटोनिज्म, क्रिश्चियन एस्थेटिक्स, रेनेसां क्रिटिसिज्म, मोरल क्रिटिसिज्म, आइडियलिस्ट फिलोसॉफी, ये सारे जो क्रिटिक्स थे उनको उसने इन्फ्लुएंस किया था। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेटोज व्यूज ऑन लिटरेचर। प्लेटो लिटरेचर के बारे में क्या सोचता था? According to Plato, literature is not merely a source of entertainment. उसके मुताबिक लिटरेचर कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, यानी कि लिटरेचर इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। इट possesses immense power to shape people's emotions, beliefs, moral values and behavior. वो एक्चुअली लिटरेचर क्या करता है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये लोगों के जो इमोशंस है, उसकी जो बिलीफ्स है, उसके जो मॉरल वैल्यूज है, उसका बिहेवियर है, उन सबको वो इफेक्ट करता है। सिंस लिटरेचर इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, इट मस्ट ऑल्सो बेयर सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका मानना था कि लिटरेचर जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, तो सोसाइटी की जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लिटरेचर को लेनी चाहिए। सो फॉर प्लेटो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लिटरेचर इज, तो वो उसके मुताबिक लिटरेचर का अल्टीमेट एम क्या था? तो टू फाइंड ट्रुथ, जस्टिस, वर्च्यू, विजडम एंड मॉरल कैरेक्टर। और प्लेटो ये भी बिलीव करता था कि द लिटरेचर दैट merely entertains without contributing to these higher ideals fails to fulfill its true purpose. यानी कि जो लिटरेचर सत्य की बात ना करता हो, जस्टिस की बात ना करता हो, वर्च्यू की बात ना करता हो, विजडम की बात ना करता हो, मॉरल कैरेक्टर की बात ना करता हो, तो वो लिटरेचर कहलाता नहीं है, क्योंकि वो उसका पर्पस फुलफिल कर रहा नहीं है। उसके आधार पे प्लेटो ने फॉर्म की थियोरी दी, आइडियाज की थियोरी दी। अब हमें प्लेटो को समझना है, थियोरी ऑफ आर्ट को समझना है, तो हमें पहले उसकी थियोरी ऑफ फॉर्म्स जो है उसको समझना पड़ेगा, which forms the philosophical basis of his aesthetic ideas. प्लेटो जो है वो ऐसा बिलीव कर रहा था कि रियलिटी जो है वो दो लेवल पर हमें देखने को मिलती है। पहला लेवल जो है वो द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, यानी कि इट इज इटर्नल, इट इज परफेक्ट, अनचेंजिंग वर्ल्ड, यानी कि वो ऐसा शाश्वत जैसा है जो कभी बदलने वाला नहीं। तो द आइडियल फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, जो जस्टिस, ट्रूथ, गॉडनेस एंड every other universal concept, यानी कि जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है which are never going to change, जैसे कि आइडियल फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, जस्टिस, ट्रूथ, गॉडेस, गुडनेस, ये सारे जो है उसको वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहता है, यानी कि वो पहला लेवल है। और उसके बाद दूसरा लेवल आता है,
लेकिन जो पहला लेवल है उसमें ये सारे फॉर्म्स जो हमने देखे वो क्या करते, वो एब्सोल्यूट रियलिटी दर्शाने का प्रयास करते। उसके बाद आता है दूसरा फॉर्म, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। द मटेरियल वर्ल्ड दैट वी एक्सपीरियंस थ्रू अवर सेंसेस इज इम्परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां है, जो हमारे सेंसेस से हमें जो ज्ञान मिलता है, जो हम वर्ल्ड को फील करते हैं, वो हमेशा बदलता रहेगा क्योंकि वो इम्परफेक्ट होता है। और एवरीथिंग हियर इज ओनली एन इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द आइडियल फॉर्म्स, क्योंकि हमने कुछ जो आइडियल है उसको देख के, उसको सुन के हमने कुछ उसमें से ग्रास्प किया है, तो हमारे पास जो आया है वो सेकेंडरी है, वो आइडियल कॉपी नहीं है, तो वो इम्परफेक्ट कहलाएगी। Thus, the objects around us are not ultimate reality. They are merely reflections of the perfect forms. यानी कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है, वो तो एक रिफ्लेक्शंस है जो परफेक्ट फॉर्म है उसका। तो ये प्लेटो की थियोरी ऑफ फॉर्म्स थी या थियोरी ऑफ आइडियाज थी। उसके आधार पे प्लेटो ने जो है वो थियोरी ऑफ माइमेसिस दी है। उसमें वो कहता है कि एक्चुअली द ग्रीक वर्ड माइमेसिस मीन्स इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई चीज को हम देखें और उसको इमिटेट करने का प्रयास करें या उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो उसको हम माइमेसिस बोलेंगे। तो प्लेटो आर्ग्यू करता है कि एवरी वर्क ऑफ आर्ट इज एन इमिटेशन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो भी वर्क ऑफ आर्ट है वो इमिटेशन ही कहलाता है। तो किसका इमिटेशन? ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। बट सिंस द फिजिकल वर्ल्ड इटसेल्फ इज ऑलरेडी एन इमिटेशन ऑफ द परफेक्ट फॉर्म्स, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसकी हम कॉपी करते हैं, जो हमें देखने को मिलता है, वो भी एक्चुअली रियल नहीं है, वो भी कोई आइडियल फॉर्म है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आर्ट क्या होगी? आर्ट बिकम्स एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है वो जो मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेगा, तो वो एक इमिटेशन हुआ। लेकिन जो एक्चुअल मटेरियल वर्ल्ड है वो भी आइडियल फॉर्म जो है, जो एग्जिस्ट करता है, जो इटर्नल है, वो उसकी कॉपी है। तो आर्टिस्ट जब कोई भी चीज की कॉपी करेगा तो इट विल बी एन इमिटेशन ऑफ imitation. So therefore art is 3 times removed from truth. जब आर्टिस्ट कोई चीज जो है वो पेंटर पेंटिंग करता है या कारपेंटर जो है कुछ बनाता है या कोई भी ऐसा आर्टिस्ट है, जब वो रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो लिखा हुआ या कुछ दिखाई हुई चीज है वो एक्चुअली 3 times रिमूव फ्रॉम ट्रूथ है, वो आइडियल ट्रूथ नहीं है, ऐसा प्लेटो का मानना था। According to Plato, there are 3 levels of reality. रियलिटी के भी 3 लेवल्स है। जैसे कि पहला लेवल है द आइडियल फॉर्म ऑफ अ बेड, वो उसने यहाँ बेड का एग्जांपल दिया। तो कहीं एक आइडियल फॉर्म ऑफ बेड का आइडिया है, दिस एग्जिस्ट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, और वो कहाँ है? वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है, वो रियल कहीं दिखाई देता नहीं। और वो जो आइडिया है वही इटर्नल है, वही परफेक्ट है, वही एब्सोल्यूट रियलिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती है। लेकिन उसके बाद वो जो आइडियल फॉर्म है बेड का, उसके आधार पे हमें एक सेकंड लेवल ऑफ रियलिटी देखने को मिलती है, जहां कारपेंटर जो है वो एक बेड बनाता है। द कारपेंटर क्रिएट्स फिजिकल बेड बाय कॉपीइंग द आइडियल फॉर्म। जो एक आइडियल फॉर्म है जो माइंड में पड़ा है, उसको कॉपी करके कारपेंटर है वो एक एक्चुअल बेड जो है वो बनाता है। तो क्या होगा? दिस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड। अब ये मटेरियल हो गया, हम इसको देख सकते, छू सकते, एंड इज देयरफॉर ओनली एन इम्परफेक्ट कॉपी। सो वो क्या हुआ? इमिटेशन हुआ, कॉपी हुआ, तो वो भी वंस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो गया।
उसके बाद थर्ड लेवल आता है, उस बेड को देखकर मान लो कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, उस पेंट को ड्रॉ करने का प्रयास कर, तो अगेन हियर द पेंटर नियरली कॉपीज द कारपेंटर्स बेड। तो जो कारपेंटर ने बेड बनाया उसकी कॉपी ये पेंटर करता है। देयरफॉर पेंटिंग ऑफ पेंटर is a copy of a copy, means it is an imitation of an imitation. So ultimately what happens? Art is 3 times removed from the truth. So इस प्रकार से जो कला है वो एक्चुअल रियलिटी है उससे 3 बार रिमूव होती है, दूर होती है, इमिटेशन होता है। उसके बाद प्लेटो ने एपिस्टेमी एंड डोक्सा शब्द का प्रयोग किया है और वो उसको डिस्टिंग्विश करता है। एपिस्टेमी जो है वो एक्चुअली ट्रू नॉलेज है, गेन्ड थ्रू रीजन, लॉजिक एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। हम कोई हमारे लॉजिक का इस्तेमाल करके, रीजन का इस्तेमाल करके, कोई फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का इस्तेमाल करके कोई नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास करें तो उसको एपिस्टेमी बोला जाता है और उसके आधार पर ही एपिस्टेमोलॉजी करके पूरी नॉलेज की ब्रांच है। अब इस प्रकार से नॉलेज जो हम प्राप्त करने का प्रयास करें, इट लीड्स अस टुवर्ड्स इटर्नल ट्रुथ, तो हमें एक शाश्वत सत्य के ओर वो ले जाने का प्रयास करता है। दूसरा होता है डोक्सा। डोक्सा मीन्स व्हाट? ओपिनियन बेस्ड ऑन सेंसरी परसेप्शन, अपीयरेंसेस एंड इमोशंस। यानी कि कोई हमें सेंसरी परसेप्शन हुआ, हमारी सेंसेस से कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ टच किया और उसका हमको ज्ञान हुआ, या कोई इमोशंस हमने फील की तो उसका हमें ज्ञान हुआ, उसको डोक्सा बोला जाता है। अब पोएट्री अपीयर्स मेनली टू इमेजिनेशन एंड इमोशन रादर देन रैशनल इंक्वायरी। अब प्लेटो जो ये बिलीव करता था कि पोएट्री जो है वो रीजन को अफेक्ट नहीं करती, रादर इट अफेक्ट्स ऑन इमेजिनेशन, क्योंकि पोएट्री में इमेजिनेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके साथ साथ वो इमोशन जो पार्ट है ह्यूमन बीइंग का उसको ज्यादा टच करती, रैशनल पार्ट को बहुत टच नहीं करती। इसलिए प्लेटो ये बिलीव कर रहा था कि ये जो है पोएट्री जो है वो कौन सा नॉलेज क्रिएट कर रही है, वो एपिस्टेमोलॉजी नहीं कर रही, वो डोक्सा क्रिएट कर रही है, not episteme. For this reason, poetry cannot provide genuine knowledge. और इसीलिए प्लेटो ये आर्ग्यू कर रहा था कि ये रैशनल नहीं होता है, इसलिए ये जेन्युइन नॉलेज नहीं है। फिर उसने लिटरेचर एंड मोरालिटी के बारे में भी बात कही थी। One of Plato's greatest concern is the moral influence of literature. लिटरेचर जो है वो मोरल वे में कैसे अफेक्ट करता है लोगों को। He believed that stories shape character of individuals, especially children and young citizens. तो वो कहता है कि स्टोरीज जो है वो व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है, खास करके बच्चे एंड यंग जनरेशन है उसका, वो जो है वो शेप करने का काम करती। If literature glorifies injustice, violence, excessive emotions, or immoral behavior, it weakens the reason and corrupts society. और अगर कोई लिटरेचर जो है वो इनजस्टिस को ग्लोरीफाई कर रहा है, कोई वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो क्या होगा? तो लोगों का जो बिहेवियर है वो रीजनल बिहेवियर जो है वो क्या होगा? वीकन होगा और सोसाइटी करप्ट होगी। On the other hand, literature that promotes courage, justice, moderation, wisdom, virtue contributes to the welfare of both individuals and state. और वो ये भी बिलीव करता था जो करेज, जस्टिस, मॉडरेशन ऐसे वैल्यूज को अगर लिटरेचर सपोर्ट करता है, उसको प्रमोट करता है, तो जो व्यक्ति है उसका भी और जो स्टेट है उसका भी वो वेलफेयर कर सकता है। Thus, literature must always be evaluated according to its ethical impact. So प्लेटो के पूरे आइडियाज में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि वो एथिक्स को जो है वो स्टैंडर्ड बना के
वो लिटरेचर को जज करने का प्रयास करता है। प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी। इन रिपब्लिक प्लेटो इमेजिन्ड एन आइडियल सोसाइटी गवर्न्ड बाय विजडम एंड जस्टिस, जहां विजडम हो और जहां जस्टिस हो। और विद इन दिस आइडियल स्टेट poets are allowed only if their work support moral education। और उस आइडियल स्टेट में तब ही वो पोएट्स को एंटर होने देगा अगर उसका जो नॉलेज है वो जो काम करता है वो मॉरल एजुकेशन को सपोर्ट करता हो। सो पोएट्री दैट प्रमोट्स फॉल्सहुड, irrational passions or unethical behavior should be excluded because it threatens social harmony। तो जो ऐसा इनरेशनल हो, फॉल्सहुड हो, अनएथिकल बिहेवियर हो, वो अगर प्रमोट करती है पोएट्री तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो वो उसको अलाउ करेगा नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्लेटो डज नॉट रिजेक्ट ऑल पोएट्री। वो सारी पोएट्री को रिजेक्ट कर देता है, ऐसा नहीं। ही रिजेक्ट्स ओनली दैट लिटरेचर विच डिस्टेंसेस पीपल फ्रॉम ट्रूथ एंड वर्च्यू। जो सत्य और वर्च्यू जो है उससे लोगों को दूर करे, वो लिटरेचर को वो अलाउ नहीं करता। गुड लिटरेचर अकॉर्डिंग टू प्लेटो शुड एजुकेट एज वेल एज इंस्पायर। सो जो अच्छा लिटरेचर होता है वो क्या करता है, लोगों को एजुकेट भी करता है और साथ साथ में वो इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड करता है। प्लेटो के मेजर वर्क्स अभी हमने देखे, आयन है, रिपब्लिक है एंड फेडरस है। ये सारे डायलॉग के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। प्लेटो का इन्फ्लुएंस एंड सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो प्लेटो बिकेम द फर्स्ट फिलोसोफर टू डेवलप अ सिस्टमेटिक थियोरी ऑफ लिटरेचर। वो पहला फिलोसोफर था जिसने सिस्टमेटिक वे में, रैशनल वे में अपनी बात रखी। His ideas continue to influence literary criticism, philosophy, aesthetics, cultural studies even today। आज भी प्लेटो के जो आइडियाज है उसकी वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। His writings gave rise to several enduring questions। और उसने जो भी लिखा, यानी कि जो भी डायलॉग्स उसने किए, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े कर दिए, जैसे कि शुड लिटरेचर एंटरटेन और एजुकेट। सो लिटरेचर का एंड क्या है, मीन्स उसका एम क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लिटरेचर, एंटरटेनमेंट करना है या एजुकेट करना। तो उसके बाद का जो क्रिटिसिज्म हुआ वो यही बात को फोकस करता है कि व्हाट इज द एंड ऑफ लिटरेचर, इज इट टू एंटरटेन और इज इट टू एजुकेट, इट इज टू डिलाइट और इट इज टू प्रीच। दूसरा जो है वो डज आर्ट रिवील ट्रूथ और मियरली इमिटेट अपीयरेंस। दूसरा क्वेश्चन ये रखा कि क्या आर्ट जो है वो सत्य दर्शाती है या जो दिखाई देता है उसको ही सिर्फ इमिटेट करती है। थर्ड क्वेश्चन कम्स, शुड राइटर्स बी मॉरली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे क्रिएट। जो भी राइटर कुछ लिखते हैं तो क्या वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल उसको कहा जा सकता है या नहीं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट कैन लिटरेचर इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। क्या लिटरेचर का प्रभाव जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलता है। Although Aristotle later defended poetry and challenged Plato's criticism of imitation। बाद में क्या होता है, एरिस्टोटल जो इसका भी डिसाइपल था, प्लेटो का भी डिसाइपल था, वो अपनी बात रख के अपने गुरु की जो बात है उसको डिफेंड करता है कि भाई ऐसा नहीं होता। और प्लेटो ने जो ये इमिटेशन का कंसेप्ट दिया उसके सामने एरिस्टोटल ने वो इमिटेशन कैसे होता है और कितना वो वैल्यूएबल है वो बात उसने रखी। लेकिन एवरी मेजर डिबेट अबाउट लिटरेचर स्टिल बिगिंस विथ प्लेटो। प्लेटो का इंपॉर्टेंस ये है तो उसके आइडियाज जो है वो फाउंडेशन है कोई भी और आइडियाज की। सो वन ऑफ द क्रिटिक्स हैज आल्सो सेड दैट whatever the literary theories today we are seeing, it is nothing but the footnote to the ideas of Plato। At the end, friends, did you know that the word academy now used worldwide for schools, colleges and universities come from Plato's academy
founded in 387 BC in Athens. आज जब हम एकेडमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल एकेडमी जो थी वो प्लेटो ने स्थापित की थी. It is regarded as one of the earliest centers of higher learning in Western education. सबसे पहले उसने ये लर्निंग सेंटर की स्थापना की थी. At the end, friends, we can say that for Plato, literature achieves its highest purpose not by merely reflecting life, but by guiding humanity towards truth, virtue and ideal society. यानी कि जो लिटरेचर है वो अपना पर्पस जो है, हाईएस्ट पर्पस जो है, वो सिर्फ लाइफ को रिफ्लेक्ट करके, उसको इमिटेट करके नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमैनिटी को ट्रुथ की ओर आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल हो, वर्च्यू उसमें बढ़ाए, और जो एक आइडियल सोसाइटी है वो क्रिएट करने में अगर लिटरेचर हेल्पफुल हो तो वही सही लिटरेचर है, ऐसा प्लेटो का मानना था. So friends, I hope now you might have understood the whole ideas of Plato regarding his criticism of imitation, as well as his views on literature, on poetry, and on ideal state. Stay tuned. We shall meet in our next lecture with Aristotle's idea. And I have thought that we are to prepare the whole series of this literary criticism and later on of theory. So your preparation for different kinds of competitive exams like UGC NET, SET, GATE, or any other exams, you can understand the whole idea very easily, and you get better results in your whatever the exams you give. If you haven't liked, subscribed this channel yet, so please do it. आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कैसा चेंजेस चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो. So in future while making video, I will keep that things in my mind. Thank you very much. See you in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.